अब से 3 हफ्ते पहले गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक ऐसा विमान हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। एयर इंडिया का विमान AI-171 ये उड़ान भरने के मिनट भर के भीतर ही हवाई अड्डे के पास गिर पड़ा। विमान में मौजूद एक को छोड़कर सभी मुसाफिरों की मौत हो गई और जिस जगह पर यह विमान गिरा वो जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल था। कई डॉक्टर्स भी मारे गए। सभी के मन में कौतूहल है, सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक ऐसा विमान ड्रीमलाइनर जिसकी रेपुटेशन सेफ एयरक्राफ्ट की हुआ करती थी, वो इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। लोगों में विमान यात्रा को लेकर डर पैदा हो गया है। ऐसे तमाम सवालों पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी। मुरलीधर मोहोल जी, आपका NDTV में स्वागत है। मोहोल जी, 3 हफ्ते होने को आए हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ प्राथमिक जानकारी मिल चुकी है कि क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या ये मैकेनिकल एरर था, क्या बर्ड हिट था या फिर कोई सैबोटेज था? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके बाद इमीडिएटली EIB के माध्यम से उसकी जांच शुरू हो गई। उसी एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स मिला, वो ब्लैक बॉक्स भी अभी EIB के कस्टडी में है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसमें अभी जो डाटा है वो डाटा भी शायद अभी वो ट्रांसफ़र होगा, उस पर कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी भी, जांच कमेटी भी अपॉइंट करी है। उसमें देश के गृह सचिव उसके अध्यक्ष है। DGCA हो या विकास हो, ऐसी बहुत सारी एजेंसियाँ उस पर काम कर रही है। लेकिन अभी उसमें उसका कारण क्या है, इस दुर्घटना का कारण क्या है, इस पे अभी कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ बता सकते, क्योंकि अभी तो जांच उस पर चल रही है। लेकिन ये बहुत ही रेयर घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों इंजन एक साथ बंद हुए। तो ये उसका रिजल्ट जो इंक्वायरी होगी उसके बाद उसका रिपोर्ट जो आएगा तो उसमें ही आएगा कि ये एक्चुअली उसका रीज़न क्या है। ये कुछ बर्ड हिट्स का इशू है क्या, इंजन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, फ्यूल सप्लाई कुछ बंद हुआ है क्या, दोनों इंजन एक साथ बंद क्यों हुए, तो ये ब्लैक बॉक्स के माध्यम से ही पता चलेगा। एक उसमें CVR भी होता है, CVR के माध्यम से दोनों पायलट एक दूसरे से क्या बात करते हैं, उसमें सब रिकॉर्ड होता है, उसके माध्यम से पता चलेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम है। और ये जो कमेटी है, जांच कमेटी जो बिठाई गई है, उस पर वो 3 महीने में अपना रिपोर्ट देने वाली है। तो अभी कुछ बताना तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन रियली में मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ होगा वो जल्दी सामने आएगा और उस पर पूरी भारत सरकार की मॉनिटरिंग चल रही है, उस पर काम चल रहा है, थोड़ा टाइम उस पर लगेगा। क्या सैबोटेज के एंगल से भी जांच हो रही है? सभी एंगल से जांच होगी, सभी एंगल से जांच होगी कि एक्चुअली क्या रीज़न है। सभी एंगल से, मैंने विकास का नाम लिया तो विकास के माध्यम से उस एयरपोर्ट पर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पिछले 30 दिन से सब CCTV के रिकॉर्ड्स, वहाँ जो लोग आए थे उनके सब जो स्क्रीनिंग हुआ था उसके रिकॉर्ड्स, सबके पासपोर्ट्स, ये सभी एंगल से उसकी इंक्वायरी हो रही है अभी। आपने ब्लैक बॉक्स की बात की, बीच में खबर आ रही थी कि ब्लैक बॉक्स जो है अमेरिका भेजा जाएगा जांच के लिए। अब उसमें क्या तय हुआ है? बिल्कुल नहीं। कल आपने अगर देखा होगा तो हमारे मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली उस पर प्रेस नोट भी इशू की है कि ये कहीं भी नहीं जाएगा। जो ब्लैक बॉक्स है EIB के कस्टडी में है और इस पर पूरी जांच हम ही करेंगे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं उस पर। चलिए, जांच तो होगी और आप जैसा कि कह रहे हैं कि 3 महीने तक हमें पता चल सकेगा कि आखिर कारण क्या था इस हादसे का। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो हादसा हुआ है उसने एक तरह से विमान यात्रियों के विश्वास पर घात किया है। ये कह सकते हैं कि एक डर बैठ गया है। हमने कई रिपोर्ट्स भी की, हमारे रिपोर्टरों ने, कि कई सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, कई एयरलाइन एजेंसियों के पैसेंजर्स ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं और एक झटका लगा है पूरी एविएशन इंडस्ट्री को भारत में। तो विमान यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास वापस से पैदा हो सके, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? नहीं, ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट होना तो स्वाभाविक है
जिस तरह से वो हादसा हुआ सब लोग टीवी पर चैनल पर हम देख रहे तो स्वाभाविक था थोड़ा, लेकिन उस पर मैंने बोला कि पहले दिन से पहले 1 घंटे के अंदर वहाँ पे सब टीम पहुँची गई, सब पहुँची। गुजरात की हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, यहाँ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एआई की टीम हो, हमारे मिनिस्ट्री की टीम हो, विकास हो, डीजीसी, सभी 1-2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे। तो तुरंत उस पर काम शुरू तो हो गया। उसके बाद स्ट्रीमलाइनर जो हमारे एयरक्राफ्ट है उस पर एक 34 एयरक्राफ्ट जो है, जो स्ट्रीमलाइनर बोइंग जो एयरक्राफ्ट है, जो ये एयरक्राफ्ट था, ऐसे 34 एयरक्राफ्ट्स जो पूरे हमारे सिविल एविएशन सेक्टर में देश में सेवा में थे, उन सभी की जांच करने का डीजीसीए ने नोटिस निकाला। और 34 के 34 एयरक्राफ्ट की जांच भी हो गई। तो इसे जो कुछ तो जांच में क्या पता चला कि सब सेफ है, सब क्लियर है। वो भी हमने इशू बैक कर दिया रिपोर्ट भी कि कुछ नहीं है उसमें। तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत रेयर एक्सीडेंट है, ऐसा एक्सीडेंट होना तो बहुत सालों के बाद हुआ है। कुछ ना कुछ तो रीज़न इमीडिएटली सामने आता है, लेकिन इसका रीज़न सामने आने में टाइम इसलिए लगा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं, और इसलिए ये पूरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सामान्य स्थिति है, अभी लोगों के मन में इतना डर नहीं है, अभी लोग सामान्य तौर से सामान्य स्वरूप से प्रवास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके मंत्रालय की ही बात करें, खुद आपने संसद में 2 महीने पहले इस हादसे के अप्रैल में आपने कुछ जानकारी रखी थी, कुछ डेटा रखा था आपने, और उसके मुताबिक डीजीसीए में 419 टेक्निकल पदों की वैकेंसीज हैं, और उनमें से कुछ अहम पद हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो कि नई भर्तियों के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जरिए जिनकी भर्ती होनी थी, कुछ ऐसे पद हैं जिनको प्रमोशन देकर भरा जाना था। जैसे एक बहुत बड़ा अहम पद है जॉइंट डायरेक्टर का पद, वो एक पद खाली पड़ा है। फिर 18 पद ऐसे हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर के पद हैं, वो खाली पड़े हैं। ऐसे कुल मिलाकर अगर सिर्फ टेक्निकल वैकेंसीज की बात करें तो 419 वैकेंसीज हैं, यानी कि डीजीसीए के जो लीडरशिप रोल में जो लोग हैं, ऐसे पद खाली पड़े हुए हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पदों की वैकेंसी की तो बात अलग है। तो इन भर्तियों को पूरा करने के लिए, और ये 2 साल से पूरी भर्तियां हैं, इनके लिए क्या करेंगे? नहीं, उस पर भी इमीडिएटली काम शुरू हो गया। डीजीसीए हो, एआई हो या विकास, ये सभी एजेंसी जो हमारी काम कर रही है उस पर इमीडिएटली उस पर काम ही हो गया। ये सच है कि कुछ वहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी, लेकिन इससे इसका ताल्लुक जोड़ना मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि ये पूरा एयरक्राफ्ट जो आया था वो पेरिस से दिल्ली आया था, दिल्ली से अहमदाबाद आया था। तो इतना बड़ा वो सफ़र करके आया था, तो वो पूरा ठीक था। उस समय उसमें इमीडिएटली क्या हुआ उस एक्सीडेंट से पहले, उसकी जांच करनी चाहिए, वो चल रही है। लेकिन पूरा ये सफ़र करके आया था वो एयरक्राफ्ट, ऐसे नहीं कोई अहमदाबाद से टेक ऑफ करने वाला था। नहीं, लेकिन उसमें जो अभी आपने कहा कि टेक्निकली जो वहाँ पे जो पोस्ट है डीजीसीए में, वो जो वैकेंट दिख रही थी, तो उसमें ठीक है, ये सच है कि उसमें मैं बिल्कुल उसको रिजेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो इमीडिएटली उस पर काम शुरू हो गया, वो जल्द से जल्द उसमें सब उनको भरा जी। ये जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये कई बार सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अपने लोगों की भर्ती करा लेती हैं, और खास करके अहम पदों पर, जैसे कि फ्लाइट ऑपरेशन चीफ हो गया या फ्लाइट सेफ्टी का चीफ हो गया। इस तरह के जो ये एम्प्लॉय तो एयरलाइंस के ही होते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति डीजीसीए की मंजूरी से होती है, और कंप्लायंस की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की होती है। तो ऐसे में क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये जो अहम संवेदनशील पद हैं फ्लाइट सेफ्टी से जुड़े हुए, इनमें ट्रांसपेरेंसी बरती जाए? बिल्कुल, वो व्यवस्था है। डीजीसीए के अप्रूवल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक पोस्ट हो, बाकी टेक्निकल इश्यूज हो, बाकी जो कुछ हो, डीजीसीए के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं होता। अगर उसमें ऐसी कुछ चीज़ हुई है, कुछ दिखा है ऐसा, तो उसमें मैं भी देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसमें हुआ है कि कोई प्राइवेट एयरलाइंस की कंपनी जिसको चाहे उसका, ऐसा नहीं कुछ होता। क्वालिफिकेशन होता है, उसके इंटरव्यूज होते हैं, उसके सब उसको रिमार्क्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। जो कुछ होता है डीजीसीए के अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं दिया जाता। मोहल साहब, पायलट्स एसोसिएशन की ओर से सरकार से शिकायत की गई, खत लिखा गया कि जो ये निजी एयरलाइन कंपनियां हैं, ये काफ़ी शोषण करती हैं उनका। अगर कोई पायलट जो है फटीग रिपोर्ट करता है तो उसको सिक लीव मान लिया जाता है, या उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको हैरेस किया जाता है। और ऐसे भूतकाल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर पायलट फटीग की वजह से हादसे हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, और इस आशय का पत्र भी सरकार को लिखा गया पायलट एसोसिएशन की तरफ से। तो अब ये जो एयरलाइन कंपनियां इस तरह की लापरवाही बरत रही, तो क्या सरकार का हंटर इन पर चलेगा?
बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, पायलट तो इसका अहम पार्ट है इस सेक्टर का। तो वो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी अगर भी हो तो, लेकिन अगर उनको कुछ पायलट्स हो, उनकी कुछ एसोसिएशन, उनको अगर कुछ न्याय मिलना भी है तो सीधा मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं ना। हम तो उनके नहीं, वो उनके तो साथ खड़े मिनिस्ट्री रहेंगे। को पत्र लिख रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे देखना भी पड़ेगा। अभी आपने कहा तो मुझे पता चला, मैं देखूंगा बिल्कुल, और उनके साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी भारत के सिविल एविएशन में आने वाले वक्त में हम किस तरह का बदलाव देख सकते हैं? जैसे मैंने भी पहले भी इस इंटरव्यू में कहा था कि पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ी क्रांति इस सेक्टर में हुई है। 2014 से पहले इस देश में 74 एयरपोर्ट थे। आज अगर हम देखते हैं तो 162 एयरपोर्ट्स इस देश में बने। पिछले 10 साल में इतना बड़ा एविएशन का सेक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। अगर हम उड़ान योजना का काम देखते हैं तो उड़ान योजना के माध्यम से जब से ये योजना शुरू हुई, 1.5 करोड़ लोगों ने उड़ान योजना के माध्यम से प्रवास किया। आगे भी 10 साल उड़ान योजना इस देश में चलेगी, ऐसा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो बजट के समय उन्होंने हाउस में भी कहा था कि अगले 10 साल हमारी योजना चलेगी, उससे कम 4.5 करोड़ लोग इससे जुड़ेंगे। ये तो करें। आज एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, आज हमारे हेलीकॉप्टर की उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सी प्लेन पे हम काम कर रहे हैं। आज डिजी यात्रा के माध्यम से इतना बड़ा पूरे देश में एक अच्छा सिस्टम हमने लगा रखा है। तो मुझे लगता है उड़ान यात्री कैफे है, ये एक साइड भी ये देखें कि आज भी डोमेस्टिक सिविल एविएशन में तीसरे स्थान पर है विश्व में हम। आगे जाके माननीय मोदी जी का कहना है कि एक विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, तो 2047 में इस देश में आज 162 है, इस देश में 350 से ऊपर हमारे एयरपोर्ट हो गए। तो इतना बड़ा हमारा ध्येय लक्ष्य है, उस पर काम करें। आज भी हम देखते हैं कि मैंने जो कहा कि एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी, वो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा है। मोदी जी कहते हैं कि हमें विकास भी करना है और विरासत भी हमें जतन करनी। तो विरासत यानी कि जहाँ का, यानी कि फॉर एग्जांपल पुणे का एयरपोर्ट देखें तो पुणे का एयरपोर्ट जो नया बना है उसमें पुणे की सारी हमारी महाराष्ट्र की पुणे की संस्कृति हमें वहाँ पे दिखाई देती है। उस तरह से उसको बिल्ड किया गया, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। मुझे लगता है कि इतना बड़ा कुछ चल रहा है कि आगे जाके वो एयर टैक्सी का भी हमने अभी उस पर भी विचार शुरू किया है। 2 हमारे नए बिल भी आज संसद में पारित हुए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी क्रांति पिछले 10 साल में हुई है, और आगे जाके 2047 तक एक सिविल एविएशन सेक्टर एक देश में एक सबसे आगे कैसे काम रहेगा, इसके लिए हम सब काम करें। लेकिन एक हवाई यात्रा आम लोगों के लिए और अफोर्डेबल कैसे बन सके, और खास करके हवाई यात्रा से मेरा मतलब सिर्फ हवाई टिकट से नहीं है, जो एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस है। आज अगर आप किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं, किसी बड़े मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो आपको 150 रुपए की, 200 रुपए की चाय मिलती है, 400 रुपए की कॉफ़ी मिलती है। तो आदमी को ठीक है, टिकट तो जो सस्ती मिलती है उसमें नेट पर देखता है, उसमें आदमी तो उसका टिकट ले लेता है। इसका भी विचार किया गया, इसका भी विचार किया गया, उस पर काम भी हुआ। जैसे कि उसका हवाई सफ़र अभी उसको कर रहा है, वो कम पैसे में उसका हो रहा है, तो उसको एयरपोर्ट पे खाना भी अभी कम पैसे में मिलेगा। इसके लिए उड़ान यात्री कैफे की जो कल्पना थी, संकल्पना, वो सामने आई। देश में 4-5 एयरपोर्ट ऐसे कि जहाँ पे उड़ान यात्री कैफे शुरू हो गया है। 10 रुपये में पानी मिलता है, 20 रुपये में चाय मिलती है, 20 रुपये में स्वीट मिलता है, और समोसा भी मिलता है। आप चेन्नई जाओ, आप पुणे जाओ, आप कोलकाता जाओ, अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब जगहों पे उसका शुरू करना हमारे आगे के प्लान में है। तो वो भी हमने सोचा है। प्रवास भी कम दाम में करेगा हमारा आम आदमी, और अभी खाना भी कम दाम में उसको एयरपोर्ट पे मिलेगा। एक आखिरी सवाल आपसे। आप केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ पुणे के सांसद भी हैं, और पुणे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें। अभी जो राज्य में मुद्दा हावी है भाषा का, कोई हिंदी सख्ती का विरोध कर रहा है या हिंदी का विरोध उसको कुछ लोग कह रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं पुणे के सांसद के तौर पर? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इस राज्य में हमारी जो मातृभाषा है वह पहली रहेगी, वो शक्ति की है। बाकी दोनों भाषा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं रहेगी। अंग्रेजी को आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, राजकीय तौर से विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के समय तो ये प्रस्ताव आया था, उन्हीं के समय उन्होंने रिपोर्ट कर दी, उन्होंने कमेटी गठित की थी, उनका रिपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो आज खाली ये
मुझे लगता है कि हमारी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ गई उसके लिए स्टंट चल रहा है, मुझे लगता है उसके लिए करें। लेकिन हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा कि मराठी नहीं हिंदी शक्ति की है, मराठी ही शक्ति की है, लेकिन हिंदी की ज़रूरत है। आज पूरे देश में सब जगह हिंदी बोली जाती है, पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे बच्चों का भविष्य अगर उनको अच्छा होना है तो उनको अंग्रेजी आनी चाहिए। पूरे देश में अगर वो कहीं भी जाए उनका भविष्य वहाँ उनको काम करना पड़े भविष्य में, तो उनको हिंदी अच्छी आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे सीएम साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मराठी शक्ति की है और हिंदी और अंग्रेजी शक्ति की नहीं, लेकिन वो भाषा सीखनी चाहिए। तो भाषा सीखनी चाहिए, इसका मतलब तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गैर है। जी धन्यवाद मुरलीधर मोहोल जी, हमसे इस बातचीत के लिए और तमाम मुद्दों पर अपना मत रखने के लिए धन्यवाद।